हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 बेसिक मैथ का। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम देखेंगे इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। तो इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है समेशन। इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है समेशन। और समेशन का मीनिंग क्या होता है? समेशन का मीनिंग होता है किसी भी क्वांटिटी को ऐड करना। ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं उसका सिंबल देख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है रिप्रेजेंट करने का, वो इस तरीके से बनाया जाता है। नीचे हम यहाँ पर लिखते हैं अपर लोअर लिमिट, नीचे हम लिखते हैं लोअर लिमिट, और ऊपर लिखते हैं हम अपर लिमिट, और यहाँ पर लिखते हैं हम अपर लिमिट। और यहाँ पर हमारा फंक्शन लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल कोई भी फंक्शन x में दिया हुआ है और उसके साथ उसका वेरिएबल जो d के साथ मल्टीप्लाई होता है वो उसका वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन किसमें x में है, और d के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है, d के साथ x मल्टीप्लाई होता है हो रहा है, तो हमारा x क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। अब देखते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन के कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन के दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, और दूसरा होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन वो होता है जहां पर लिमिट दी हुई होती है, लिमिट इज गिवन, और इनडेफिनेट वो होता है जहां पर लिमिट दी हुई नहीं होती है, लिमिट इज नॉट गिवन। ठीक है ना। तो अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि लिमिट क्या होता है। तो लिमिट होता है कि हमें उस फंक्शन को, जो फंक्शन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, उसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। फॉर एग्जांपल आपको दे देंगे कि 0 से 2 तक इंटीग्रेट करिए इस फंक्शन को, तो हमारी लिमिट हो जाएगी 0 से 2। अगर आपको दे दें -1 से और 3 तक इंटीग्रेट करिए, तो हमारी लिमिट हो जाएगी -1 से 3 तक। तो इसी तरीके से डेफिनेट में तो लिमिट दी हुई होती है, बट इनडेफिनेट में लिमिट दी हुई नहीं होगी। तो उसकी जगह आपको लगाना है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जब भी हम इंटीग्रेट का आंसर निकाल लेंगे, इनडेफिनेट वाले के साथ इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देंगे। ठीक है ना। जैसे हमने पिछले पार्ट में अपने फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन देखे थे, इसी तरीके से हम देखेंगे फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास अगर मान लीजिए कोई भी फंक्शन दिया हुआ है y बराबर x की पावर n वाला, तो इसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या होगा। तो अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो उसको इस तरीके से लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n विल बी इक्वल्स टू n जो है x की पावर n इस बार ऐड हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में ये पूरी पावर इसी तरीके से लिख देंगे। ठीक है ना। तो ये सिंपल सा था। अब नेक्स्ट देखेंगे y बराबर साइन x। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज इक्वल टू माइनस कॉस x। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास कॉस x का क्या इंटीग्रेशन होता है। सो कॉस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा अपने पास प्लस साइन x। नेक्स्ट देखते हैं अपने पास y बराबर e की पावर x का क्या इंटीग्रेशन होएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x विल बी इक्वल टू e की पावर x ही रहेगा। जिस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन में देखा था कि इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेम रहता है, इसी तरीके से इंटीग्रेशन भी इसका सेम ही रहता है। नेक्स्ट देखते हैं y बराबर 1/x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विल बी इक्वल टू log x। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जो हमने वहाँ पर देखे थे डिफरेंशिएशन में, जो साइन x का जो डिफरेंशिएशन था वो क्या था, cos x था, और cos x का जो डिफरेंशिएशन था वो क्या था, साइन x माइनस साइन x था। बस इसमें क्या है, प्लस और माइनस का साइन पलट दिया गया है। यहाँ पर प्लस आ गया और यहाँ पर माइनस आ गया। और जो हमारा 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता था वो क्या होता था, log x का जो डिफरेंशिएशन होता था वो क्या होता था, 1/x। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का क्या, 1/x का इंटीग्रेशन क्या है, log x है। सो अब हम देखते हैं कि हमारे पास रिलेशन क्या होता है डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में, रिलेशन बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में क्या रिलेशन होता है। अगर मान लीजिए हमारा कोई भी फंक्शन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एफ एक्स है, कोई फंक्शन एफ एक्स है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है ना। डिफरेंशिएट करके मान लीजिए हमारा एफ डैश एक्स लिखते थे ना, डैश लगा देते थे या डॉट लगा देते थे या डी वाई बाई डी एक्स वगैरह करके लिख देते थे डिफरेंशिएशन को। तो डिफरेंशिएशन करके इसका आंसर ये आया। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, इस आंसर को, ये जो हमारा डिफरेंशिएशन का आंसर आया, इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं, तो मेरा जो है ये वापस वही फंक्शन आ जाएगा जिसको मैंने डिफरेंशिएट किया था। तो यही रिलेशन होता है हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बीच का। चलिए इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं, इस रिलेशन को। ये रिलेशन बिटवीन इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन को एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है y बराबर x की पावर 2, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। तो मैंने कहा इसको डिफरेंशिएट करिए, तो y डैश निकालिए। y डैश इसका क्या हो जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगी 2 और x की पावर में से 1 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अभी हमने पीछे देखा जो डिफरेंशिएशन का आंसर आएगा, अगर मैं उसको इंटीग्रेट कर दूँ, यानी कि 2x जो हमारा आंसर आया इसको मैं इंटीग्रेट कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाता है और हमारा सिर्फ क्या बचेगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x बचेगा। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, ये तो बाहर रहेगा, x की पावर क्या है 1, यानी कि ये कौन सा इंटीग्रेशन है, ये वाला इंटीग्रेशन है, x की पावर n वाला इंटीग्रेशन है। तो इसका आंसर क्या होता था, x की पावर n का इंटीग्रेशन n x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो ये क्या आंसर हो जाएगा, 2 x की पावर 2 और नीचे क्या आ जाएगा 2। तो 2 से 2 को कट कर देंगे और यहाँ पर क्या बन गया हमारे इंटीग्रेशन का आंसर x स्क्वायर, यानी कि हमारा वही फंक्शन आ गया। जब हमने डिफरेंशिएशन के आंसर को इंटीग्रेट करा तो हमारा वही फंक्शन आ गया जिसको हमने डिफरेंशिएट किया था। तो यही हमारा रिलेशन होता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बीच का। तो चलिए आगे देखते हैं, एक स्पेशल केस देख लेते हैं इंटीग्रेशन का। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट फॉर एग्जांपल कांस्टेंट जो होते हैं, जैसे कि हमारा 1 2 3 हो गई, नंबरिंग हो गई, या फिर प्लांक कांस्टेंट होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा, इनका इंटीग्रेशन का आंसर क्या होगा। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं y बराबर 5 क्या है, एक कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीग्रेट किसको करना है, 5 को, बट हमारे पास वेरिएबल नहीं है तो हम कुछ भी वेरिएबल मान लेते हैं अपने पास है। फॉर एग्जांपल हमने x वेरिएबल मान लिया इसके साथ, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे dx। मैंने बताया आपको सबसे पहली स्लाइड में बताया था कि जो d के साथ मल्टीप्लाई होता है वो वेरिएबल होता है, तो यहाँ पे हमारा x हो गया वेरिएबल। सो अब हम क्या करेंगे, तो हमारा जो ये वाला केस होता है ना कांस्टेंट इंटू x वाला, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं ना, जब हम इसको c इंटू एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, फॉर एग्जांपल x की पावर n ले लेते हैं, ये भी समझ में आ जाएगा आपकी। c इंटू एक्स की पावर n को जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं और x की पावर का इंटीग्रेशन, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है ना। इस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं इसको। इसी तरीके से यहाँ पर ये लगा देंगे, तो ये जो 5 हमारा कांस्टेंट ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, सिर्फ dx। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर 0 इंटू dx। x की पावर 0 क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन अब करेंगे, x की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x 0 x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 1, तो x की पावर 1 और नीचे भी 1, और बाहर जो हमारा 5 है वो एज इट इज़ रहेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5, और x की पावर 0 प्लस 1 x की पावर 1 और नीचे भी 1, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या आया, कांस्टेंट का आंसर क्या आया, 5x। y बराबर 5 जो हमारा कांस्टेंट वाला फंक्शन दिया हुआ था उसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या आया, 5x आया, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था, एक स्पेशल केस था जो आपको याद रखना हो। और इसी के साथ हमने ये वाला केस भी अपना सीख लिया है, यानी कि फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन सीख लिया है। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे हमारा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है y बराबर 7 इंटू एक्स की पावर -7, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 7 इंटू एक्स की पावर -7। तो यहाँ पर लगाएंगे हम कॉन्स्टेंट इंटू एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे,
ठीक है ना। तो यहाँ से कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, और x की पावर -7 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर -7 का इंटीग्रेशन x की पावर -7 + 1 यानी कि n+1 अपॉन n+1, ठीक है ना, जो कि n की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है -7 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 बाहर जो है वो एज इट इज लिखेंगे और x की पावर -6 अपॉन -6, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हमारा आंसर -7 अपॉन 6, एक्स की पावर -6 को चाहे आप नीचे भी लिख सकते हैं इस तरीके से, x की पावर 6, जो कि माइनस पे जो पावर होती है वो नीचे जाके प्लस हो जाती है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो है ये हमारा था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का एग्जांपल। इसको देखते हैं हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट दे रखी है, π/2 से 0 तक इंटीग्रेट करना है sin x को। अब हमें पता है sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ cos x होता है। तो माइनस cos x, और हमें इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, π/2 से लेके 0 तक हमें इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, यहाँ पे माइनस cos 0 रखेंगे अपर लिमिट, और फिर माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर ये वाली लिमिट रखेंगे, क्या है हमारा माइनस cos ऑफ π/2। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो -1, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और cos π/2 की वैल्यू क्या होती है 0। तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, -1 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है। अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया होगा तो ये e की पावर x ही रहता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 1/x का डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था, क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं, ये दोबारा हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल है। 2 से लेकर 3 तक हमें इंटीग्रेट करना है x dx को, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पे कौन सा लगेगा, x की पावर n वाला ही लग जाएगा। x की पावर n+1, x की पावर 1 है तो 1+1 अपॉन नीचे भी n+1 आ जाएगा, 1+1, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास x, यहाँ पर हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 2 से 3 तक इंटीग्रेट करना है। तो x की पावर 2 अपॉन 2, और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 2 से लेके 3 तक। अब या तो आप यहाँ से 2 को बाहर भी निकाल सकते हैं, यानी कि 1/2 भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इस वाले 2 को बाहर निकाल सकते हैं और यहाँ पे सिर्फ x² ही रख सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी यहाँ पे लिमिट डाल सकते हैं, डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, 2 के साथ भी डाल सकते हैं और 2 को बाहर निकाल के भी डाल सकते हैं। मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो 1/2 बाहर, और जब हम यहाँ पे डालेंगे 3, यानी कि अपर लिमिट पहले डलती है 3, x की जगह हमें क्या रखना है, 3 रखना है, और पावर वही रहेगी सेम जो है। फिर माइनस का साइन लगाते हैं और x की जगह इस बार क्या रखेंगे, 2, लोअर लिमिट रखेंगे और पावर वही सेम रहेगी। तो हमारे पास, अब मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, 1/2, और ये क्या हमारे पास 3 3 9 होता है, और -2 2 4, यानी कि स्क्वायर है। 9 में से 4 गए, कितने बचे, 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 × 5। तो ओवरऑल आंसर हो जाएगा 5/2, ठीक है ना। यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम था, इसी वजह से ये हो गया। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अभी जो मैंने आपको पीछे एग्जांपल्स करा उसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको, कि वहाँ पर जो है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के जो सवाल थे हमारे, जहाँ पर लिमिट दी हुई नहीं थी, तो उसमें हमें एक कांस्टेंट भी ऐड करना है, ठीक है ना। आंसर के साथ हमें एक कांस्टेंट ऐड करना है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं एक और, x की पावर 6 है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिमिट दिया हुई नहीं है, तो ये कौन सा है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन वाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है ना। इसको इंटीग्रेट करना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा x की पावर 7/7। अब ये जो हमारा आंसर है अभी इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लगाते हैं। अब ये हमारा आंसर कंप्लीट है। तो वहाँ पर पीछे वाले एग्जाम्पल्स में आप सही कर लेना, उससे मिस्टेक हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है ग्राफिकल अप्रोच ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि ग्राफ से समझ लेते हैं इंटीग्रेशन का मीनिंग वगैरह भी हमारा समझ में आया है। जो मैंने बताया था ना, समेशन होता है इंटीग्रेशन का मीनिंग, तो उसे समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने XY प्लेन में एक रेक्टेंगल बनाया, XY प्लेन में रेक्टेंगल बना लिया। y में हम चले 2 मीटर और x में चले हम 3 मीटर। ये हमारा एक रेक्टेंगल बन गया है, ठीक है ना। अब मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है इंटीग्रेशन का यूज़ करके, ठीक है ना। वैसे मैंने एरिया तो वैसे ही फाइंड कर सकता हूँ फॉर्मूले से, बट यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज़ करके हम एरिया फाइंड करेंगे। सो इंटीग्रेशन का यूज़ करके किस तरीके से होता है, अब हमें पता है वेरिएबल हमारा क्या है, x वेरिएबल लेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एक
छोटा सा एरिया ले लेते हैं x पे जाके, ठीक है ना, x दूरी जाके यहाँ से हम चले, जो हमें पता नहीं है कितनी दूरी है, x पर जाके हमने एक dx थिकनेस का, यानी कि इसकी थिकनेस जो है, ये जो थिकनेस है ना इसकी dx, इसको हमने बोलिए dx थिकनेस का हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ठीक है ना, एलिमेंट ले लिया, ठीक है ना, dx थिकनेस का एलिमेंट ले लिया। कहाँ जाके? x पे जाके dx थिकनेस का एलिमेंट मैंने ले लिया। चलिए अब देखते हैं, अब ये जो है हमारा इस एलिमेंट का कुछ एरिया भी होगा जो कि स्मॉल एरिया होगा। d क्या है, हम स्मॉल के लिए लिखते हैं। अब ऐसे ही एरिया भी स्मॉल है तो हमने क्या लिख दिया, da, a फॉर एरिया, da स्मॉल एरिया हमने लिख दिया। अब हमें पता है जो हमारा एरिया का जो फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का, वो क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई लेंथ। जो हमारी लेंथ है वो कितनी है, 2 मीटर, और ये जो हमारी विथ है वो कितनी है, विथ है dx। तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, ठीक है ना, वो जो हमारा एरिया यानी कि da क्या हो जाएगा, da बराबर एरिया ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, 2dx। 2 हमारी लेंथ है और dx हमारी क्या है, विथ है, इस एलिमेंट की विथ है। तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, 2dx। तो स्मॉल एरिया क्या हो जाएगा हमारा, 2dx। अगर मैं इसी तरीके के छोटे छोटे एलिमेंट्स और ले लूँ, ठीक है ना, और ऐसे ही रख दूँ, मैं छोटी छोटी स्ट्रिप्स या एलिमेंट्स ले लूँ और इन्हें कवर करते जाऊँ, तो ये क्या है हमारा, यहाँ पर आके ये इस पूरे एरिया को कवर कर देंगे, जिससे कि मुझे इसका पूरा एरिया मिल सकता है, ठीक है ना। मैं यहाँ x पर आके छोटा सा और पकड़ लूँ, फिर ऐसे यहाँ आके और पकड़ लूँ इसका एलिमेंट छोटा सा, और छोटा सा एलिमेंट पकड़ लूँ, तो वो मुझे क्या देगा, ये पूरा एरिया मुझे कवर कर देगा और मुझे अपना रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा। यानी कि मैंने क्या किया, इन एलिमेंट्स को ऐड करता गया, यानी कि इनका समेशन कर दिया मैंने इन एलिमेंट्स का, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको, समेशन का मीनिंग क्या बताया था, समेशन का जो समेशन किसका होता है, इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है, ठीक है ना, समेशन। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, इस स्मॉल एरिया को ऐड कर दूं, या इसका समेशन कर दूं, या इसको इंटीग्रेट कर दूं, तीनों ही चीज़ें सेम है, ठीक है ना। इसको मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो मुझे ये क्या हो जाएगा, स्मॉल एरिया का क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इसको इंटीग्रेट कर दिया मैंने एरिया। अब मैंने कहाँ से किया, हमारी x वेरिएबल क्या है हमारा, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाता है 0 से, हमने कहाँ तक इंटीग्रेट किया, 3 तक, क्योंकि 3 मीटर चले 0 से 3 तक, तो हमारी लिमिट हो जाएगी 0 से 3। अब ये हमारा सिंपल इंटीग्रेशन का जो है वो क्वेश्चन बन गया है, जहाँ पर 2 मल्टीप्लाई यानी कि कांस्टेंट इंटू एक्स की पावर 0 है। यहाँ पे क्या है, x की पावर 0 है, तो 2 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट से, और x की पावर 0 यहाँ पर है, क्योंकि x की पावर 0 1 होती है, और हमारी जो लिमिट है वो है 0 से 3। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, सिंपल 2 इंटू एक्स की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 + 1 अपॉन 0 + 1, और हमारी लिमिट क्या है, 0 से 3। तो ये जो 2 बाहर है एज इट इज़, और एक्स की पावर 0 + 1 तो एक्स की पावर 1, तो ये x हो जाएगा, और हमारी लिमिट है 0 से 3। अब हम लिमिट डाल देंगे, अपन लिमिट पहले डाली जाती है 3, फिर माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट जो कि 0। बस हमें क्या करना है, लिमिट में जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी जगह हमें लिमिट रखनी होती है। तो 3 - 0 विल बी 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 = 6 हो जाएगा। तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा इस रेक्टेंगल का, 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी मीटर और ये भी मीटर। और हमें पता है एरिया क्या होता है वैसे भी रेक्टेंगल का, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ हमारी 2 मीटर है, जो हमारी ब्रेथ है वो 3 मीटर है, तो 2 × 3 विल बी 6 मीटर स्क्वायर। तो हमारा क्रॉस वेरिफिकेशन से भी आंसर सेम आ गया है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।